सन, सूर्य या फिर सूरज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके अंदर जो अबंडेंट एनर्जी थी वो धीरे धीरे शांत हो रही है। जैसे जैसे सूरज का तापमान कम हो रहा है वैसे वैसे धरती पे चारों तरफ बर्फ जम रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे हर एक तरह के लाइफ जो अर्थ पे पॉसिबल हो रहे थे अभी तक, सब के सब खत्म हो जाएंगे। बट वेट, ये रियलिटी नहीं है। मैं बेसिकली आपको सनशाइन नाम के एक 2007 में आए हुए मूवी की कहानी सुना रहा हूँ। मगर क्या ऐसा सही में हो सकता है? देखिए, आज तक जितने भी साइंटिफिक फाइंडिंग्स है सब में से तो ये पता चला है कि ऐसा होना इमीडिएट टाइम में पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आज से मिलियंस ईयर्स बाद कुछ ना कुछ ऐसा ही हो, मगर ऑब्वियसली तब तक हम ह्यूमन बींग्स इस धरती पे इस चीज को देखने के लिए नहीं बचेंगे। तो आज के एपिसोड नंबर 12 में चलिए हम चलते हैं जर्नी टू द सन। सन हमारे सोलर सिस्टम का दिल यानी कि हार्ट है। 99.8% ऑफ सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है वो सिर्फ और सिर्फ सन होल्ड करता है, और इसकी जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 109 गुना है। इसका साफ मतलब है कि करीबन 1 मिलियन अर्थ को हम सन के अंदर फिट कर सकते हैं। सन के जो बाहरी हिस्से का टेम्परेचर है वो करीबन 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि 5,500 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसके कोर का टेम्परेचर करीबन 27 मिलियन फ़ारेनहाइट है, यानी कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर आपको कहा जाए कि आपको 100 बिलियन टन्स ऑफ डायनामाइट एक सेकेंड में एक्सप्लोड करना है तो उससे जितनी एनर्जी निकलेगी सन से उतनी एनर्जी एक सेकेंड में निकलती है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा, और सन जो है हमारे मिल्की वे के सेंटर से करीबन 25,000 लाइट ईयर्स दूर पे स्थित है। मिल्की वे के ऑलमोस्ट बीचों बीच एक ब्लैक होल है और सन इस ब्लैक होल के चक्कर काटता है, यानी कि रिवॉल्व करता है, और एक रेवोल्यूशन करने के लिए सन को लगते हैं करीबन 250 मिलियन ईयर्स। एस्टिमेट किया जाता है कि सन का जो बर्थ है वो करीबन आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुई होगी। सन के अंदर इतना ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल आज भी है कि सन आज से भी करीबन 5 बिलियन ईयर्स आगे तक हमको रोशनी देती रहेगी। अब 5 बिलियन ईयर्स बाद क्या होगा? जब इसमें कोई न्यूक्लियर फ्यूल नहीं बचेगा उस समय सन बन जाएगा एक रेड जायंट। इसकी जो आउटर लेयर है वो धीरे धीरे हटने लगेगी और फाइनली ये बन जाएगा एक व्हाइट ड्वार्फ, और धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ जो है वो फेड होता रहेगा, डिम होता रहेगा, कूल होता रहेगा और बन जाएगा एक ब्लैक ड्वार्फ। अब सन कितना बड़ा है इसको अगर आपको समझना है तो इतने से समझ लीजिए कि लाइट जो हम तक पहुंचती है, लाइट के छोटे से कण को हम बोलते हैं फोटोन। इस फोटोन को सन के कोर से उसके आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं कोरोना, वहां तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एक बार कोरोना तक जब ये फोटोन पहुंच जाता है तो ये लाइट की तरह एमिट हो जाता है, और उस लाइट को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे। कोरोना से सिर्फ ये फोटोन नहीं निकलता, साथ में सन का बहुत सारा मैटर भी निकलता है, और उस चीज को हम लोग बोलते हैं सोलर विंड। ठीक अर्थ की तरह सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी किसी जगहों पे कंसंट्रेट हो जाता है सन पर, और ये जो कंसंट्रेशन होता है वो आसपास के इलाके से करीबन 3000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे पॉइंट्स जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन टूट जाता है उसके सरफेस पे आके, उसको हम लोग बोलते हैं सन स्पॉट्स। ये जो सन स्पॉट्स है इनका काउंट जो है वो सेम नहीं रहता। हर एक 11 सालों में ये नोटिस किया गया है कि सन के सन स्पॉट्स बढ़ते और घटते हैं, और इन 11 सालों के साइकिल को हम लोग बोलते हैं सोलर साइकिल। और जब भी ये सोलर साइकिल खत्म होता है सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करती है, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। ये जो सन स्पॉट्स है यहाँ पे तरह तरह के इरप्शंस होते हैं। इरप्शंस का मतलब आप अर्थ पे हुए वोल्केनो से समझ लीजिए। इनमें से कुछ इरप्शंस हैं जो काफी ज्यादा वायलेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लेयर्स, और जो इरप्शंस ज्यादा वायलेंट नहीं होते उनको हम लोग बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। मगर हर एक कोरोनल मास इजेक्शन से करीबन 18 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ मैटर जो है वो स्पेस में बिखर जाता है। सन बना हुआ है 72% हाइड्रोजन एंड 26% हीलियम से। तो हमने अपने डेस्टिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं, मगर जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा सा ये भी जान लेना चाहिए कि इस जर्नी में हम क्या क्या फेस करने वाले हैं।
हमको अच्छी तरह से पता है कि अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स है सब के सब एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की वजह से। आज हमको नेविगेशन, कम्युनिकेशन, साइंटिफिक एक्सपीडिशन सबके लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करना पड़ता है। सन के जो लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं ये इन सैटेलाइट्स को चार्ज अप करते हैं, मगर अगर सन से ये एनर्जी पार्टिकल्स लार्ज अमाउंट में डिस्चार्ज होने लगे तो यही एनर्जी पार्टिकल्स इन सैटेलाइट्स को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। सोलर फ्लेयर्स के समय हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, इनको हम बोलते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देता है और जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उनको अर्थ की तरफ ढकेलता है। तो हाई चांसेस है कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अगर काफी ज्यादा तेज हो तो सैटेलाइट्स अर्थ पे गिरने शुरू हो जाएंगे। इन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से कम्युनिकेशन, रेडियो वेव सब कुछ पूरी तरह से लूज कर सकते हैं हम। हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में हैं, इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो तो छोड़िए, मैं और आप जैसे पैसेंजर्स जो प्लेन में ट्रैवल करते हैं, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के समय हम पे काफी ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर का भी डर बढ़ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सन से हमको जितना फायदा होता है एट द सेम टाइम नुकसान भी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो सन पे जाने के लिए हमको सबसे पहले जो तैयारी करनी पड़ेगी, दैट इज वी हैव टू वियर अ प्रॉपर स्पेस सूट। अब हमको चाहिए एक सन पे जाने वाला मिशन। नासा ने 2018 में लॉन्च किया था पार्कर सोलर प्रोब। इस सोलर प्रोब ने सन के आउटर मोस्ट सरफेस, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, उसको टच किया था। इस सोलर प्रोब ने सन से सबसे करीबी डिस्टेंस बनाई थी ऑफ 8.5 मिलियन किलोमीटर्स। 2025 में यही सोलर प्रोब सन के 6.16 मिलियन किलोमीटर्स तक करीब जाने वाला है और इससे पार्कर सोलर प्रोब बनने वाला है इंसानों द्वारा तैयार किया हुआ एकमात्र स्पेसक्राफ्ट जो सन के इतने करीब जाएगा। मगर हम तो इंडियन हैं, अगर हमको सन तक जाना है तो ऑब्वियसली हम भरोसा करेंगे हमारे खुद के सन मिशन पे, यानी कि इसरो द्वारा लॉन्च किए हुए सन मिशन पे, जिसका नाम है आदित्य L1। तो चलिए हम अपनी सन की जर्नी पूरी करेंगे आदित्य L1 मिशन से। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था ऑन 2 सितंबर 2023 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 11:50 सुबह फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसको 1 घंटा लगा था अर्थ के एक्सटेंडेड ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए। आदित्य L1 को सन तक नहीं जाना है, आदित्य L1 को सन के करीब एक पॉइंट तक जाना है जिसका नाम है L1। ये जो पॉइंट है ये अर्थ से करीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आदित्य L1 को पहुंचने में लगे हैं टोटल 126 अर्थ डेज। इस पॉइंट पे आदित्य L1 ऑलरेडी पहुंच चुका है ऑन 6 जनवरी 2024 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 4:17 PM पर। आदित्य L1 इस वक्त L1 पॉइंट पे खड़ा है। यहाँ पे L का मतलब होता है लैरेंज पॉइंट। लैरेंज पॉइंट वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है बिटवीन टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे दोनों सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी का इम्पैक्ट 0 रहे। यानी कि L1 वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल करती है। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आदित्य L1 खड़ा होकर अपना मिशन कंप्लीट करेगा तो उस समय उसको बहुत कम फ्यूल लगेगा। आदित्य L1 को अपना पूरा मिशन कंप्लीट करना है 5 सालों में। मगर आदित्य L1 करने क्या वाला है? ये स्टडी करने वाला है सन के क्रोमोस्फीयर को और कोरोना को। ये स्टडी करने वाला है कि कोरोना हीट कैसे होता है, किस तरह से यहाँ पे प्लाज्मा बनता है, किस तरह से कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, सन पे जितने भी सोलर इरप्शंस होते हैं उनका सीक्वेंस क्या है और साथ में सोलर विंड का पूरा कॉन्सेप्ट। सन के पूरे स्टडी को हम लोग बोलते हैं हीलियोफिजिक्स और हीलियोफिजिक्स में एक मेजर अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, वो है कोरोनल हीटिंग। सन का जो बाहरी एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर है करीबन 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सन का जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर है 5730 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये बहुत ही ज्यादा है और एट द सेम टाइम होना तो ये चाहिए था कि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो और बाहर का टेम्परेचर कम हो, मगर सन में ये चीज पूरी तरह से उल्टा है। अब इसी चीज की वजह से हो सकता है कि सोलर विंड, सोलर फ्लेयर या फिर कोरोनल मास इजेक्शन जैसे फिनोमेना सन पे हमको दिखते हैं।
आदित्य L1 पे टोटल 7 पेलोड्स लगे हैं, जिन पेलोड्स को पूरी तरह से डिटेल में सन को स्टडी करना है। सक्सेसफुली हमने आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। सक्सेसफुली हम L1 पोजीशन तक पहुंच चुके हैं और आने वाले 5 सालों में हम सक्सेसफुली अपना मिशन भी कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार आदित्य L1 ने अगर अपना पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया तो हमको इतना सारा डेटा मिल जाएगा, इतना सारा फैक्ट मिल जाएगा सन के बारे में कि बहुत सारी चीज़ों को हम पहले से भांप सकेंगे। से फॉर एग्जाम्पल जियोस्टॉर्म किस तरह से बनता है, किस तरह से आता है। अगर इन चीज़ों को हम पूरी तरह से जान गए, अगर हमको प्रेडिक्ट करना आ गया कि जियोस्टॉर्म कब आएगा, कैसे आएगा, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तो उस तरह से हम अपने सैटेलाइट्स को, एयरक्राफ्ट्स को और डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स को, रेडियो वेव्स को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। इसरो के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हो सकता है कि 2024 में ही सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएं, जैसे निसार, स्पेड, मंगलयान 2, गगनयान 1 एंड शुक्रयान। तो चलिए आदित्य L1 के जरिए L1 पॉइंट पे खड़े होकर इसरो को थैंक्स बोलकर आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। वापस आपसे मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 13 में विद येट अनदर स्टोरी। टिल देन, जय हिंद।